ये ट्रक का आना और उस जगह पर टेररिस्ट का होना वो कोई चांस नहीं था। जो कुछ भी हमने अखबारात से पढ़ा है या कुछ लोगों ने बताया, वो साफ ज़ाहिर करता है कि ये प्लान था उनकी तरफ से, एम्बुश का स्पॉट प्लान था। तभी वो जो हमारे जवान थे गाड़ी में, वो भी हथियारों के साथ थे, वो रिएक्ट नहीं कर पाए। और उस गाड़ी का आना कहाँ से चली, किस वक्त चली, क्योंकि रास्ता तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे टेररिस्ट आएगा और आराम से बैठा रहेगा और इंतज़ार करता रहेगा कब कोई गाड़ी आएगी तो मैं अटैक करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ से ये गाड़ी चली है वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन थी, ये वहाँ पे बैठे हुए थे, इनको बताया गया था कि गाड़ी इतने बजे चली है। हो सकता है रास्ते से भी कहीं से भी बताया जा रहा है कि अब यहाँ से क्रॉस हुई है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये हम क्यों नहीं कहीं पे पहुँच रहे। टेररिस्ट की तरफ से एक वीडियो भी चढ़ाया गया जो गोप्रो कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग हुई भी है, और वो जिसको कहते हैं कि हॉट ऑपरेशन जिस वक्त चल रहा था, एनकाउंटर चल रहा था, उस वक्त वो रिकॉर्डिंग हुई भी है। तो वो रिकॉर्डिंग होने का मतलब है कि ये ग्रुप जो था ये तैयारी कर कर आया हुआ था। भाटा दूड़ियाँ हुआ, उससे पहले हुआ जिसमें हमारे 9 जवान शहीद हुए, और उसके साथ में हमारा जो डांगरी वाला हुआ, फिर कंडी वाला हुआ। इन इंसिडेंट्स में डिस्टर्बिंग फीचर ये है, हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, किसी जगह पे भी कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ काउंटर ऑपरेशंस में। तो ये लोग कहाँ गए? कुछ लोग कहते हैं वापस चले गए। वापस जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो ये फोर्सेस बॉर्डर पे जो तैनात हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी तरह से कोई लोग आ गया अंदर तो वो वापस भी आराम से चला जाएगा, और वो भी इतना बड़ा इंसिडेंट करके। ऐसा नहीं है। क्या एक ही ग्रुप है जो अंदर आया हुआ और डिफरेंट जगहों पे जाके तो ये इंसिडेंट्स कर रहा है, कि या ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं? जम्मू कश्मीर में G20 समिट को आज दूसरा दिन है, और सबसे बड़ी परेशानी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खुफिया तंत्र के लिए ये थी कि शांति के साथ G20 समिट मुकम्मल हो। दोनों दिन शांति रही है, लेकिन इससे पहले जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और राजौरी पुंछ जिस तरीके से अचानक एक्टिव हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? मेरे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बहुत बड़ा नाम, और राजौरी पुंछ में जो आतंकवाद का एक तरह से कला कमा जिन ऑफिसर्स ने किया, उसमें फारूक खान का नाम सबसे ऊपर आता है। डीआईजी फारूक खान, मेरे रिटायर्ड डीआईजी फारूक खान मेरे साथ हैं। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उसके अलावा आप राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय रहे, लेकिन आज जो आपने काउंटर इंसर्जेंसी में वक्त दिया है, उसको लेकर आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि एक तो G20 की समिट आज दूसरा दिन है, और बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि ये समिट चल रही है। सुरक्षा के जो जितने भी इंतज़ामात किए गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे एज ए पुलिस ऑफिसर? देखिए, मैं इस वक्त जो भी कुछ कहूँगा वो एक कॉमन सिटीज़न के तौर पर कहूँगा। ठीक है, मैं एक्स पुलिस ऑफिसर हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहूँगा जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRP है, आर्मी है, जो भी काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड में काम कर रहे हैं, उन सब को कि उन्होंने एक तो कश्मीर वैली को बिल्कुल पीसफुल रखा, और उसके साथ साथ जम्मू भी। ठीक है, जम्मू में पिछले दिनों घटनाएं हुई हुई हैं, जम्मू प्रोविंस में, ख़ासतौर पर राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जिस तरीके से जिस वक्त सारी दुनिया के करीबन 60-65 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कश्मीर आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, और उनके सामने सब कुछ हो रहा है और वो देख रहे हैं और सब जगह घूम रहे हैं, तो इसका श्रेय जो है वो सीधा सीधा जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको जाता है, और वो बहुत मुबारक के मुस्तहक हैं। और मुझे यकीन है कि कल का दिन भी बेहतरीन निकलेगा, और ये जो G20 का जो समिट कश्मीर में हो रही है वो पूरे पुरअमन तरीके से उसका ख़ात्मा होगा, और जो लोग आए हुए हैं, जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, वो जिस वक्त वापस जाएंगे तो एक बहुत अच्छी याद लेके जाएंगे,
और हमारे एम्बेसडर बनकर जाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए। वो जैसे आपने कहा कि एम्बेसडर बन के जाएंगे, क्या फारूक साहब आप जो कुछ ये कह रहे हैं कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, आतंकवादी कोई गतिविधि नहीं हुई, एक तो ठीक है पुलिस ने और प्रशासन ने, आर्मी ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बहुत इंतजामात, सख्त इंतजामात किए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल टर्मोइल उनका है, क्योंकि अक्सर उनकी ये रविश रही है कि क्लिंटन आए तो वो बदमाशी करेंगे, बराक ओबामा आए तो वो बदमाशी करेंगे, कुछ और कोई भी बड़ा अमेरिका से आने वाला हो कोई, या तो वो कोई ना कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो तो वो कोई ना कोई बदमाशी करते रहे हैं। क्या आप भी ये समझते हैं कि जो इंटरनल टर्मोइल उनका है उसके कारण जो है पाकिस्तान की आर्मी और ISI इस वक्त बैकफुट पर अपने मुल्क में है, इसलिए नहीं हुआ, या आपको लगता है कि हमारा प्रेशर इतना ज़्यादा इस वक्त घाटी में आतंकवादियों के ऊपर है जिसके चलते वो कोई एक्टिविटी कर नहीं पाए? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ हट के बताना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसका एक बहुत बड़ा जो श्रेय है वो पब्लिक को भी जाता है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात, लफ्ज़ सख्त मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ामात कश्मीर में हैं। किसी जगह पे भी किसी सिविलियन को, किसी पॉपुलेशन के किसी हिस्से को भी कहीं पे रोका नहीं गया, कहीं पे उनको बंद नहीं किया गया, बाज़ार खुले हैं, लोग आ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जिस वक्त एक VIP कॉन्वॉय चलती है उस वक्त थोड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस तो आमतौर पर होती हैं, वो होती हैं, लेकिन कहीं पे भी रुकावट नहीं आई और लोग अपने आराम से इंजॉय कर रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर कुछ जगह जो कश्मीर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह ने जो बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी के तौर के ऊपर जो उन्होंने बनाया है, आई विश के वो जम्मू में भी बने वैसा। और जम्मू में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वैसा ही बल्कि उससे भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने किया है वो एक मिसाल है और आम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और आम लोग जिस वक्त पीस चाहते हैं तो पीस होता है। सो एक तरफ जहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने काम किया है वहाँ पे लोगों को भी इसका सिला दिया जाना चाहिए कि लोगों ने भी पूरे तरीके से उसको पीसफुल रखने में मदद की है और वो चाहते हैं कि कश्मीर पीसफुल रहे। G20 से रजौरी पुंछ की तरफ आऊँगा। रजौरी पुंछ में आपने एक बड़ा वक्त दिया है, जो कुछ रजौरी पुंछ में हुआ है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? एज अ पुलिस ऑफिसर आपने वहाँ पर सर्व भी किया है, जो कुछ जितनी घटनाएं हुई हैं, 26 जवानों की शहादत हुई है, 9 आम नागरिक भी शहीद हुए हैं, ये हमारा कैजुअल्टी का फिगर है, लेकिन एक आतंकवादी के मारे जाने के बारे में बताया जा रहा है, बाकी ना तो कोई अभी तक पकड़ा गया है ना अभी तक कोई मारा गया है। देखिए, जहाँ तक रजौरी पुंछ के जिन इंसिडेंट्स के बारे में आपने ज़िक्र किया, डेफिनेटली वो डिस्टर्बिंग है। मैं उनके बारे में बात अगर करूँगा तो वो हरगिज़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारी पुलिस और एजेंसीज़ के काम के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि ये मुश्किलातें आती हैं, इनका भी हल होगा। लेकिन जो डिस्टर्बिंग फीचर्स हैं इसमें कि ये इंसिडेंट्स हुए, भाटा दूड़ियाँ हुआ, उससे पहले हुआ जिसमें हमारे 9 जवान शहीद हुए और उसके साथ में हमारा जो डांगरी वाला हुआ, फिर कंडी वाला हुआ। इन इंसिडेंट्स में डिस्टर्बिंग फीचर ये है कि इंसिडेंट के बाद इन लोगों के साथ कहीं पे भी हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, किसी जगह पे भी कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ काउंटर ऑपरेशंस में। तो ये लोग कहाँ गए? कुछ लोग कहते हैं वापस चले गए। वापस जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो ये फोर्सेस बॉर्डर पे जो तैनात हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी तरह से कोई लोग आ गया अंदर तो वो वापस भी आराम से चला जाएगा, और वो भी इतना बड़ा इंसिडेंट करके, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये कहाँ गए, क्योंकि डांगरी वालों का पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। हमारा काफ़ी महीने से भी ज़्यादा, 1.5 महीने से भी ज़्यादा ऑपरेशन चलता रहा। हमारा वो जो ऑपरेशन था जिसमें 9 हमारे बाटादूरिया के जंगल में, नहीं बाटादूरिया का नहीं, हाँ वो भी साथ ही उसके साथ वाली जगह ही है, वहाँ पे हुआ। वहाँ पे वो लोग कहाँ गए? वहाँ पे भी 2 महीने से ज़्यादा ऑपरेशन चलता रहा।
फिर ये वाला ऑपरेशन जो बारादूरिया में जो दूसरा बारादूरिया का ऑपरेशन ये हुआ, इंसिडेंट हुआ ट्रक वाला, जी हाँ, और फिर उसके बाद कंडी वाला ऑपरेशन। तो ये सवाल आता है ये क्या एक ही ग्रुप है जो अंदर आया हुआ और डिफरेंट जगहों पे जाके तो ये ऑपरेशन ये इंसिडेंट्स कर रहा है, कि या ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और डिफरेंट लोग हैं और इनके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा। मेरे को पूरा यकीन है कि जितनी भी हमारी काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो लोकल पुलिस है, सीआईडी है, आर्मी है, राष्ट्रीय राइफल्स है, बाकी जो हमारी एजेंसीज हैं, आईबी है, सीआईडी वगैरह वगैरह, ये सब इसके ऊपर पूरी शद्दोमत से लगे हुए हैं। हमें लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा, वजूहात क्या हैं, और इस डिले की या इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि इन लोगों का पता नहीं चल रहा, या हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये क्या एक ही ग्रुप है या ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये चंद एक सवालात हैं जो एज एन एक्स प्रोफेशनल मुझे एजिटेट करते हैं, एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑफिसर्स हैं और जम्मू प्रॉविंस में पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो शायद बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो ज़रूरी तौर पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मुझे ये भी यकीन है कि जल्द ही कोई अच्छे रिज़ल्ट्स इसमें आएंगे। जैसे आपने कहा जल्द कोई अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पास से कोई ऐसी एग्जांपल है फारूक साहब जिस वक्त आप ऑपरेशंस कर रहे थे कि इस तरह की कोई परेशानी आपको भी आई हो कि लंबे वक्त तक आप ऑपरेशन करते रहे लेकिन आतंकवादियों का कोई पता नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। जब भी देखिए, मैं आपको पास्ट में ले जाऊंगा जिस वक्त डोडा में टेररिज्म बहुत पीक के ऊपर था और हमारे जो माइनॉरिटी पॉकेट्स थी उनके ऊपर अटैक हो रहे थे, तो वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन निकल आती थी कि ग्रुप आया है, इसने ये इंसिडेंट किया, ये किस तरफ गया, फिर उसकी ट्रेल, उसका ट्रैक होता था। और वही वजह है कि एक वक्त आया कि फोर्सेस ने मिलजुल के डोडा डिस्ट्रिक्ट को, अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट को, जो अब 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जा चुका हुआ, उसको टेररिस्ट से बिल्कुल साफ़ कर दिया। ख़ास तौर के ऊपर डोडा, उस वक्त का डोडा डिस्ट्रिक्ट जो था वो तो फॉरेन टेररिस्ट के लिए एक समझिए छोटा अफ़गानिस्तान बना हुआ था, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए, कोई वहाँ से बच के वापस नहीं जा पाया। वो लोगों को क्रेडिट जाता है उसका, सब लोगों को, पॉपुलेशन जो वहाँ की थी, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे। क्या आप भी कहने की कोशिश कर रहे हैं वी हैव एलिनेटेड पीपल इन राजौरी एंड पुंछ, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इनपुट? मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि मैं आई एम नॉट प्रिवी टू के, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कहीं से आ रही है मेरे को उसके बारे में कोई डायरेक्ट वो नहीं आ रहा, लेकिन चूँकि वहाँ पे रहे हुए हैं तो लोगों से बातचीत तो होती रहती है, आते जाते हैं। तो ये इशू जो आ रहा है, या तो एजेंसीज़ के पास इंफॉर्मेशन है कि वो उनको ट्रैक कर रहे हैं और कभी ना कभी वो उसको मेरा मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि वाकई ये सही हो मेरा अंदाज़ा कि इनको मालूम चल रहा हो कि ये किस तरफ गए हैं और ये उनको ट्रैक कर रहे हों। लेकिन अगर वो इनको नहीं मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो एक बहुत बड़ा सोच का विषय बन जाता है कि ये क्या वजह है, क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन आ रही। और जो ऑपरेशंस, जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो बाटादोड़ियाँ वाला जो ट्रक वाला इंसिडेंट है, अब वो इंसिडेंट ऐसा है कि जिसमें बाद में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ टेररिस्ट की तरफ से एक वीडियो भी चढ़ाया गया जो गोप्रो कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग हुई भी है, और वो जिसको कहते हैं कि हॉट ऑपरेशन जिस वक्त चल रहा था, एनकाउंटर चल रहा था, उस वक्त वो रिकॉर्डिंग हुई भी है। तो वो रिकॉर्डिंग होने का मतलब है कि ये ग्रुप जो था ये तैयारी कर आया हुआ था कि हमने रिकॉर्डिंग करनी है, वरना नॉर्मली तो टेररिस्ट ग्रुप अपना गोप्रो लेकर नहीं जाते और फायरिंग चलते वक्त वो नहीं रिकॉर्डिंग करते। और दूसरी ये थी कि मतलब ये ट्रक का आना और उस जगह पर टेररिस्ट का होना वो कोई चांस नहीं था,
वो डेफिनेटली वो जो कुछ भी हमने अखबारात से पढ़ा है या कुछ लोगों ने बताया, वो साफ ज़ाहिर करता है कि ये प्लान था उनकी तरफ से, एम्बुश का स्पॉट प्लान था। तभी वो जो हमारे जवान थे गाड़ी में, वो भी हथियारों के साथ थे, वो रिएक्ट नहीं कर पाए। और उस गाड़ी का आना कहाँ से चली, किस वक्त चली, क्योंकि रास्ता तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे टेररिस्ट आएगा और आराम से बैठा रहेगा और इंतज़ार करता रहेगा कब कोई गाड़ी आएगी तो मैं अटैक करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ से ये गाड़ी चली है वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन थी, ये वहाँ पे बैठे हुए थे, इनको बताया गया था कि गाड़ी इतने बजे चली है। हो सकता है रास्ते से भी कहीं से भी बताया जा रहा है कि अब यहाँ से क्रॉस हुई है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये हम क्यों नहीं कहीं पे पहुँच रहे। हमने काफ़ी सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उनको अरेस्ट करने के बाद क्या उन्होंने बताया है, क्या लीड्स मिली हैं, मेरे को उनके बारे में मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं फारूक साहब G20 था, इसकी वजह से ऑपरेशंस रोक दिए गए हों कि वंस G20 इज़ ओवर उसके बाद हम और ज़्यादा स्पीड से ऑपरेशन करेंगे? नहीं, मैं इस चीज़ को हरगिज़ मानने को तैयार नहीं, बल्कि इस वक्त ऑपरेशन ज़्यादा चल रहे होंगे। इस वक्त प्रोफिलैक्टिक ऑपरेशंस चल रहे होंगे कि हम कुछ ना होने दें, और इसमें ज़्यादा होते हैं। जब भी ऐसा कोई ये इंटरनेशनल इवेंट आता है या कोई भी इवेंट आता है तो फोर्सेस अपने अपने एरिया में और ज़्यादा सतर्क हो जाती हैं कि भाई हम इंश्योर करें कि हमारे एरिया में कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशंस नहीं हो रहे, ऑपरेशंस डेफिनेटली हो रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आर्मी, RR, CRPF अलॉन्ग विद जम्मू कश्मीर पुलिस वो पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि इतना वक्त गुजरने के बाद अभी तक हम क्यों नहीं कर पाए कुछ भी, वजूहात क्या हैं। अगर देखिए ऐसे ऑपरेशंस में ह्यूमन एंड चाहिए। लेकिन इसमें मैं सर आपको रोककर ये भी जानना चाहूँगा आपसे, लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा का भी एक इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने बात की है और उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन इंटेल की कमी है, शायद ह्यूमन इंटेल नहीं आ रहा है। पहला हमारा ह्यूमन इंटेल का नेटवर्क बहुत मजबूत था, अब कमज़ोर हुआ है। एज एन एक्स ऑपरेशनल ऑफिसर, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ ह्यूमन इंटेल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ह्यूमन इंटेल का कोई भी मुतबादल नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ उसामा बिन लादेन को जब उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया, तो अगर उनके पास ह्यूमन इंट ना होती वो कभी ना कर पाते, जितना मर्ज़ी गैजेट वो इस्तेमाल करते रहें। क्योंकि एक टाइम पर आ जाता है, एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे आपकी जो टेक इंट वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, टेक्निकल इनपुट्स जो हैं वो एक हद तक आपको मदद करते हैं। उसके अलावा जो उसके अलावा अब जो रजौरी पुंछ का एरिया है, इस वक्त ये जो टेररिस्ट हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं कोई कम्युनिकेशन, कोई गैजेट या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर कर रहे होते तो अभी तक पकड़े गए होते, अभी तक मारे गए होते। क्योंकि इस वक्त टेररिस्ट को मालूम है कि टेलीफोन इस्तेमाल किया या कुछ भी इस्तेमाल, इवन सेट फ़ोन इस्तेमाल किया तो एकदम वो पिन पॉइंट हो जाएगी इनकी पोजीशन। तो हमारा आ जाता है कि इन एरियाज़ में, क्योंकि रजौरी पुंछ का ख़ास तौर पर मैं कंडी का और डांगरी का बताऊंगा, इन एरियाज़ से कोई भी टेररिस्ट निकलता है जिस तरह भी जाता है तो आबादी वाले एरियाज़ हैं। ये एरियाज़ ऐसे नहीं है कि जहाँ पे मीलों सुनसान पड़ा हुआ है, यानी आबादी है बीच में सब जगह पे आबादी, छोटे छोटे मोड़े हैं, गांव हैं, लोगों की नज़र रहती है और लोग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, और लोग इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं हमेशा। तो फिर ये गायब कहाँ हो गए? ये क्या ज़मीन के अंदर चले गए कहीं? ये गार में चले गए? कुछ भी नहीं। अगर कहीं पे भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं खाने पीना, कहीं पे इनका कुछ ना कुछ तो इनका फुटप्रिंट आता है। वो फुटप्रिंट अभी तक नहीं मिल रहा है। ये और जो आपने जिक्र किया जनरल हुड्डा के उसका, जनरल हुड्डा इज़ अ ग्रेट प्रोफेशनल, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहे हैं और हम जानते हैं उनका जो भी यहाँ पे जो योगदान रहा है सिचुएशन को
कंटेन करने में और इम्प्रूव करने में वो उसके लिए किसी का कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो इशारा था कि इंट क्यों नहीं आ रही है, मैं उसी में थोड़ा सा और ऐड करूँगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस ना आने के, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था आपसे, उसकी दो वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि टेररिस्ट ने इतना डर खौफ उस इलाके में पैदा कर दिया होता है कि लोग इंफॉर्मेशन देने से घबराते हैं। एक वक्त में रजौरी पुंछ में लोगों के सर काट के फेंक दिए जाते थे टेररिस्ट की तरफ से, ज़रा सा भी उनको शक पड़ता था कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, इन्फॉर्मर है। और वो उस तरीके से एक दहशत का माहौल बन गया हुआ था। उस दहशत के माहौल को भी तोड़ा गया और वही लोग जिनके घर के लोगों के सर कटे हुए थे, उन्होंने ही इंफॉर्मेशंस दी और उन्होंने ही उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज भी करवाया। दहशत का माहौल डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है, मुझे पूरा यकीन है कि रजौरी पुंछ में दहशत का माहौल नहीं है। वहाँ पे सिचुएशन एब्सोल्युटली नॉर्मल हो चुकी हुई थी, टेररिस्ट का कहीं पे नामो निशान नहीं था। बहुत अरसे से कहीं पे कोई ना लोकल टेररिस्ट है ना कोई। तो ये फिर अगर दहशत नहीं थी तो फिर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही? ऐसा तो है नहीं कि हज़ारों लाखों लोग वहाँ पे उस एरियाज़ में रहते हैं आगे पीछे, किसी ना किसी की नज़र तो कहीं ना कहीं पड़ती है, किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ पता चलता है। किसी दुकानदार से कोई चीज़ ली जाती है, कहीं पे कोई मूव होता है, कहीं पे किसी, तो कहीं ना कहीं से बात ज़रूर निकलती। तो फिर बात क्यों नहीं निकल रही? दूसरी वजह आ जाती है ये इंफॉर्मेशन ड्राई होने की, कि लोगों के साथ हमारी दोस्ती नहीं है। वो दोस्ती लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं है, या लोकल एजेंसीज के साथ नहीं है, या जनरली एक टोटल की टोटल वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन से किसी वजह से नाराज़ हैं। तो वो वजह भी हो सकती है। अब वजह क्या है? हम तो सिर्फ देखिए, मैं बाहर हूँ, मैं एक सिविलियन के तौर पर यह बात कह रहा हूँ, और सिर्फ थोड़ा सा जो हमारी जानकारी है उस इलाके की, उसको लेके मैं बात कह रहा हूँ। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ इसमें, और मुझे ये यकीन है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी स्टेट सीआईडी है, हमारी ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो वहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रही है, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास आने के चांसेस बनते हैं तो वो लोकल पुलिस के पास, क्योंकि उनका फुटप्रिंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरा फैला हुआ होता है। वहाँ पे कहीं पे कोई इंट आ रही है, कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर आ रही है तो उसके ऊपर क्या काम हो रहा है। मुझे यकीन है अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे जम्मू प्रॉविंस के जो भी सीनियर ऑफिसर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं, और ख़ासतौर पर जम्मू या हमारे रजौरी पुंछ की जो पुलिस है, वो काउंटर टेररिज्म में हमेशा उनका रोल जो रहा है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि कश्मीर में भी रजौरी पुंछ के पुलिस के लड़कों ने जाकर जिस बहादुरी से वहाँ पे काउंटर टेररिज्म में अपना रोल निभाया है, वो उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये थोड़ा ये पता चलना कि ये लोग एक ग्रुप है, ये दो ग्रुप हैं, ये तीन ग्रुप हैं, ये कितने लोग थे, क्योंकि कितने लोग थे ये भी कंफर्म शायद कहीं पे हुआ या नहीं हुआ हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है अपने पुराने चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जा सकता, तो उस तरीके से थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि भाई नंबर क्या था इनका, वेपन क्या इस्तेमाल हुए हैं। हम स्टील जैकेटेड बुलेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये वेपन क्या डांगरी में भी इस्तेमाल हुआ था? डांगरी में इस्तेमाल हुआ था तो कितने वेपन इस्तेमाल हुए हैं? हमें अगर एक भी आई विटनेस ना हो तो हम जो वेपन इस्तेमाल हुआ है उसके जो एम्प्टीज़ वहाँ पे पड़े हुए हैं उनसे पता चल जाता है कि ये कितनी डिफरेंट राइफल्स से चले हुए हैं। इसी तरीके से बाटा दौड़िया में भी, इसी तरीके से जहाँ पे ये लास्ट जो कंडी वाला इनकाउंटर हुआ, ऑपरेशन हुआ,
कंडी वाला ऑपरेशंस कुछ थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि उसमें हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान मारे गए हैं। तो उनकी शहादत जो है एक बहुत एक इंडिकेशन दे रही है कि जो जिनसे मुकाबला हो रहा था वो ऑर्डिनरी टेररिस्ट नहीं थे, जो मतलब 15-20 दिन पे महीने की ट्रेनिंग कर आ गए, बंदूक उठाई और आ गए। बिकॉज हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहादत ले भी लेगा उनका 1-2 आदमी, लेकिन वो मिलिटेंट को नहीं फिर जाने देंगे। तो ये क्या हुआ, वो कितने ट्रेंड मिलिटेंट हैं, और जो लोग गोप्रो लेकर आ रहे हैं तो ये कहाँ से आए, किधर से आए, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी किसी हद तक ड्रग्स की स्मगलिंग की इंडिकेशंस हैं काफ़ी। और बॉर्डर से जहाँ से जो लेटली जो ISI ने जो ड्रग ट्रैफिकर्स को अपने टेररिज्म में भी इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों को आर पार करवाने के लिए या वेपन को किसी भी तरीके से इस तरह पहुंचाने के लिए। क्या ये लोग कहीं किसी दूसरे रास्ते से पहुंचे और वेपन इनको वहाँ पे दिया गया? अगर ये लोग किसी दूसरे रास्ते से आए हैं तो कैसे वहाँ पे पहुँच गए हैं, कौन थे? मोस्ट प्रॉब्ली फॉरेन टेररिस्ट लगते हैं, क्योंकि लोकल टेररिस्ट कोई वहाँ पे ऐसा है नहीं है जिसके बारे में पता चला हो कि ये अंडरग्राउंड हो गया, ये टेररिस्ट बन गया। कुछ लोग हैं जो बहुत पहले से पार हैं और वो पार ही रह गए थे, उसके बाद पार ही रह गए, वो रिकॉर्ड्स में हैं, लेकिन वो इस वक्त 50-50 साल के हो गए होंगे, 60-60 साल के हो गए होंगे। तो उनके बारे में ये सोचना कि वो 50-60 साल का आदमी आएगा, वो यहाँ पे एक्टिव टेररिस्ट गतिविधियाँ करेगा। अगर इसको हम सिक्योरिटी की लैंग्वेज में काइनेटिक ऑपरेशंस करें तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी तो देखिए, इसका कोई एक फार्मूला नहीं हो सकता कि भाई अगर हम ये करेंगे तो ये बटन दबाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े ग्रे एरियाज़ हैं। इन ग्रे एरियाज़ में आपने एक ट्रस्ट बनाना है लोगों के बीच में कि वो आपके साथ बात करें, आपको फ़ोन पे बता दें, बगैर किसी डर खौफ के बता दें, और वो ट्रस्ट ऐसा हो कि उनको ये यकीन हो कि हम अगर बताएंगे तो हमारे बारे में कहीं पे नहीं बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें। और फिर इन एरियाज़ में कुछ सेल्फ स्टाइल्ड इन्फार्मर भी आते हैं, हमने उनसे भी बच के रहना होता है। इस एरिया में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हुआ है, वो सेल्फ स्टाइल इन्फार्मर आते हैं, जनाब हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उनसे बच कर रहना, क्योंकि वो प्रोफेशनल इन्फार्मर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन के अलावा बाकी सब कुछ काम करते हैं। तो ये है कि हमें इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन जनरेट करें और जल्द से जल्द इन ग्रुप्स को, इनकी लोकेशन को ज़ीरो इन करके इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करें। पर अब इनका एरिया बढ़ गया है, बर्फ़ें ख़त्म हो गई हैं, धारें खुल गई हैं, तो नतीजतन ये अब अगर कहीं पे होंगे वहाँ पे तो वही धारों की तरफ अब चलेंगे। तो एक बार धारों के ऊपर चले गए तो फिर उसके बाद इनको किसी जगह पे ट्रैप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद ये कश्मीर की तरफ भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी जो सिचुएशन को पूरी तरह से जो इस वक्त कंट्रोल किया गया वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और आखिर मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल जम्मू रीजन के लिए इस साल को आप कैसा देखते हैं, कितना चैलेंजिंग देखते हैं? क्योंकि इस साल जाहिर सी बात है, हो सकता है जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्यूनसिपैलिटियों के चुनाव होने वाले हैं, असेंबली के चुनावों की भी पॉसिबिलिटी है, आगे लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक तो आप जम्मू रीजन के लिए इस साल को कैसा देखते हैं, और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कुछ तैयारियाँ उनको इस जम्मू रीजन के लिए करके रखनी चाहिए? देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि इस साल को कैसा देखते हैं, तो एज एन एक्स प्रोफेशनल मैं कभी भी किसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा कि आज ठीक है तो अब हमेशा ठीक रहेगा। ये चैलेंज हमें हर वक्त है, हर लम्हे है, और हम बिल्कुल अपनी गार्ड डाउन नहीं कर सकते, ख़ासतौर पर जम्मू प्रॉविंस में,
जम्मू प्रॉविंस में इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट का क्रिमिनल फॉल आउट जो है वो बहुत डेंजरस होता है, हो सकता है। उस चीज़ की तरफ पूरा वो ध्यान रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी एजेंसीज़, पुलिस के पास कोई भी वो नहीं है, मौका नहीं है कि वो अपनी गार्ड को डाउन करे। और मुझे ये यकीन भी है कि जैसे हमारे फोर्सेस हैं यहाँ पे, वो पूरी तरह से ना सिर्फ मुस्तैद हैं बल्कि वो कॉम्पिटेंट भी हैं कि वो किसी भी सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। दूसरी बात जो आपने कही, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं वर्दी उतारे हुए बहुत टाइम हो गया हुआ है। मैं किसी को कोई इस वक्त वो नहीं दे सकता राय या सजेशन, कोई राय भी नहीं, सजेशन भी नहीं, और कोई जिसको कहते हैं कोई सबक भी नहीं दे सकता। एज ए कॉमन सिटीज़न मैं वरीड ज़रूर होता हूँ, बाकियों से ज़रा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा हमारा एनालिसिस जो होता है वो एक एक्स प्रोफेशनल के तौर पर, जैसे मैंने कहा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जा सकता, तो हम भी सोचते रहते हैं। फिर आपस में जो हम लोग जो एक दूसरे के साथ, जिनका हमें मालूम है कि इनका काउंटर टेररिज्म को समझने में और ऑपरेशंस करने में और इन जनरेट करने में काफ़ी महारत रही हुई है, उनसे बात करते रहते हैं। तो हमारा ये है कि हम इस चीज़ के ऊपर पूरे तरह से मुतमईन हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और हमारी उनको सिर्फ इतनी मुदबाना एक राय होगी कि वो किसी सूरत में भी हालात को ये देख कर के जम्मू ठीक है, कठुआ ठीक है, सांबा ठीक है, तो इस एरिया में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले भी होता आया है। यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर डांगरी जैसा मामला यहाँ पे कहीं हो जाता तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था। जम्मू ने देखा हुआ है कि कासम नगर में क्या हुआ, जम्मू ने देखा हुआ है कालूचक में क्या हुआ, जम्मू ने देखा हुआ बाकी जगहों पे क्या हुआ। तो हम गार्ड कभी डाउन ना करें। हम हमेशा ये सोच के चलें कि हम पर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, आप बता रहे थे कि वो उनमें काफ़ी वो इस वक्त हालात ख़राब चल रहे हैं, लेकिन उन हालात के ख़राब होते हुए भी उनमें शरारत का जो वो मादा है वो इतना ज़्यादा है कि वो अपनी खिफत वहाँ से हटाने के लिए हमें ज़रूर तंग करने की कोशिश करेंगे कि मेरा घर तो जल रहा है, मैं दूसरे वाले घर को क्यों चैन से बैठने दूँ। तो उनके बारे में हमें हमेशा बहुत मोहतात रहना है, और मुझे यकीन है जो हमारी एजेंसीज़ जो उनकी एक्टिविटीज़ को वहाँ वाच करती हैं, हमारी देश की जो एजेंसीज़ हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए होंगी कि वो वहाँ से डायरेक्ट कोई यहाँ पे शरारत ना कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पूर्व डीआईजी फारूक खान, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम गार्ड डाउन नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी सूरत हाल हो वो बदमाशी करने से बाज नहीं आएगा। तमाम फौजों को सतर्क रहना चाहिए और उन्हें ये दिमाग में बात बिठा लेनी चाहिए कि जम्मू पाकिस्तान के निशाने पर हर समय रहा है।